हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। अनुवांशिकी एवं विभिन्नता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था मेंडल के नियम, ठीक है, मेंडल्स लॉ देखे थे। तो जो मेंडल के नियम थे वो उन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो ये जो मेंडल ने नियम दिए थे, जो मेंडल के लॉस हैं, वो किस पे बने थे? उनके प्रयोगों के परिणाम पे ही आधारित थे, ठीक है। तो उन्होंने प्रयोग किए थे, उन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उन्होंने मटर के पौधों का ही क्यों चुनाव किया था, उसे ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया था मटर के पौधों को, ठीक है। तो उन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर उन्होंने मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, जिसको भी हमने स्टडी कर लिया है। तो उन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये उनके नियम होते हैं, वंशागति के नियम, या फिर उन्हें बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर आनुवंशिकता का नियम। तो जो मेंडल ने जो नियम दिए, उनका क्या महत्व था, क्या इंपॉर्टेंस थी, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो मेंडल के प्रयोग देखते हैं। तो मेंडल के क्या प्रयोग किए थे वो भी हमने देखा। तो उसमें उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया था, किस लिए किया था, उसमें क्या गुण थे, तो वो भी हमने देखा। तो मेंडल ने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे, जिसे बोलते हैं एक संकरीय मोनोहाइब्रिड संकरण, या फिर द्विसंकर संकरीय डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड या फिर डाइहाइब्रिड। तो उसमें जो उन्होंने जो प्रयोग किए थे, उनके परिणामों के आधार पर उन्होंने अपने नियम दिए थे, अपने सिद्धांत दिए थे। तो उनका आज हम मेंडल के प्रयोग में पहले हम पढ़ेंगे उनका एक संकरीय क्रॉस। मेंडल के प्रयोग, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम पहले पढ़ेंगे एक संकरीय संकरण, ठीक है, जिसे एक संकरीय संकरण या फिर उसे मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। तो एक संकरीय संकरण क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है? इसमें मेंडल ने मटर के पौधों के एक विपर्याय लक्षणों को, गुणों को लेकर ही जो एक्सपेरिमेंट किए, जो प्रयोग किए, जिसके आधार पर उन्होंने परिणाम दिए, वो थे एक संकरीय या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो उन्होंने मेंडल के प्रयोग में हमें 2 पढ़ने हैं, एक है एक संकरीय, दूसरा है द्विसंकरीय, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे एक संकरीय। एक संकरीय मीन्स मोनोहाइब्रिड, जिसमें मेंडल ने एक ही विपरीत गुणों को लेकर, एक ही विपरीत लक्षणों को लेकर प्रयोग किया और उसका परिणाम दिया। तो एक संकरीय पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें पहला है ऊंचाई में भिन्नता के आधार पर, ठीक है, ऊंचाई में भिन्नता के आधार पर उन्होंने प्रयोग किए, जिसे आप बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड इन्वॉल्विंग हाइट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो पौधे थे उनके ऊंचाई में जो भिन्नता थी, हर पौधों की ऊंचाई अलग अलग होती है, तो उस भिन्नता के आधार पर उन्होंने जो एक संकरीय प्रयोग किए, एक संकरीय मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उसे हम बोलते हैं ऊंचाई में भिन्नता या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग प्लांट्स, हाइट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने 2 पौधे लिए मटर के, ठीक है, उन्होंने मटर के 2 पौधे लिए, जिसमें एक पौधा था लंबा पौधा था और एक मटर का पौधा था बौना। मतलब लंबाई को उन्होंने इन्वॉल्व किया अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में। जो पौधे की लंबाई थी, हाइट्स थी, उनको इन्वॉल्व करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने मटर के लंबाई में एक लंबा पौधा लिया और एक क्या किया, बौना पौधा लिया। अब ये दोनों पौधों को लिया और इन दोनों पौधों को उन्होंने क्या कराया, उन्होंने संकरण कराया, क्या, कृत्रिम परागण से। कृत्रिम परागण मतलब पर परागण की क्रिया कराई उन पौधों में, दोनों पौधों में, और उनको
कृत्रिम परागण द्वारा जो F1 पीढ़ी, जो नई पीढ़ी बनी, नई पीढ़ी आई, तो उन्होंने क्या देखा कि उस पीढ़ी में जितने भी पौधे बने उसमें सब ऊंचे, मतलब लंबाई में ऊंचे वाले ही पौधे उन्हें देखने को मिले। ठीक है, मतलब जो हाइट में लंबे थे वो पौधे उनको F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी जो जनरेशन थी उसमें उन्होंने सब लंबे पौधे वाले ही संतानें मिली। जो F1 पीढ़ी की जो पौधे थे, जो पूरी संतानें थी, वो क्या थी, लंबे पौधे वाले थे। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया उन्हें कि जो लंबा जो गुण है, ठीक है, जो मटर के पौधों का जो लंबा गुण है, जो लंबाई का जो लक्षण है, लंबा होना, वो प्रभावी गुण है। प्रभावी गुण है मतलब कि वो हावी गुण है, वो दूसरे गुण को दबा दे रहा है, दूसरे गुण पर हावी हो जा रहा है, दूसरे गुण को, दूसरे लक्षण को बाहर आने नहीं दे रहा है, उसको दबा दे रहा है। मतलब कि वो क्या है, हावी हो जा रहा है उस पर, उसको प्रभावित कर रहा है। मतलब क्या है, जो लंबा जो पौधा है, लंबा गुण है, वो क्या है, प्रभावी गुण है, मीन्स डोमिनेंट है। और जो दूसरा जो बौना प्रवृत्ति है, जो पौधे के बौने वाला लक्षण है, बौना गुण, वो क्या है, अप्रभावी है, रिसेसिव कैरेक्टर है उसका। ठीक है, वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो ऊंचा उसको दबा दे रहा है, वो उसका रिसेसिव कैरेक्टर है, बौनापन जो उभर के नहीं आ पा रहा है। तो क्या हुआ, उन्होंने एक लंबे पौधों को लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों को कृत्रिम परागण मीन्स पर परागण की क्रिया कराई, पर परागण की क्रिया कराई, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आई उसकी F1 पीढ़ी बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। उसमें जब पौधे आए तो पूरे पौधे कैसे देखने को मिले, लंबे देखने को मिले, हाइट में सब कैसे थे, लंबे थे। मतलब कि जो बौना गुण है वो दब गया मतलब अप्रभावी कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। और जो लंबा गुण देखने को मिला, संकर पौधे जो जितने बने वो क्या थे, लंबे थे। तो उसमें क्या समझ आया कि जो लंबा गुण है वो क्या है, प्रभावी है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं कि जब वो F1 पीढ़ी की जितनी संतानें, जितनी पौधे आई, वो देखने में कैसे थे, सब लंबे पौधे थे। अब उसमें क्या हुआ, स्वपरागण की क्रिया होने दी। ठीक है, उसमें स्वपरागण की क्रिया हुई। तो स्वपरागण की क्रिया हुई तो जब F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन मतलब नेक्स्ट पीढ़ी आई, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो सभी पौधे थे वो लंबे नहीं थे और सभी पौधे बौने भी नहीं थे। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमने क्या देखा था कि सभी लंबे थे। अब F2 पीढ़ी में क्या देखते हैं कि जो जितने भी पौधे आए वो सभी ना तो पूरे लंबे थे ना तो पूरे बौने थे। उसमें से 75% थे लंबे और जो 25% था वो क्या था, बौना था। ठीक है, तो इसमें कितना अनुपात हमें देखता है, 3:1 का अनुपात हमें देखने को मिलता है इनके संतानों में। ठीक है, जो F2 पीढ़ी आई, जो स्वपरागण की जो F1 जनरेशन में जो संतानें बनी थी, जो पौधे हुए थे, उसमें जो स्वपरागण की क्रिया हुई, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिला, F2 पीढ़ी मिली, उसमें F2 जनरेशन मिला, उसमें जो सभी पौधे हमें देखने को मिले वो ना तो पूरे बौने थे ना तो पूरे लंबे थे। उसमें 75% जो पौधे थे उनकी ऊंचाई लंबी थी और जो 25% था वो बौने पौधे थे। मतलब कि इसमें हमें 3:1 का अनुपात हमें देखने को मिलता है इनमें। तो इसमें से क्या होते हैं, जो पौधे थे उसमें तो 25% शुद्ध लंबे पौधे थे, जो 50% थे वो संकर लंबे पौधे थे और जो 25% थे वो शुद्ध बौने पौधे थे। मतलब कि 1:3:1 1:3:1 का हमें देखने को मिलता है इसमें जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप इसका क्या हो जाएगा, मतलब बोल रहे हैं उसमें 25% शुद्ध लंबे, ठीक है, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध बौने। मतलब 1:3:1 का हमें रेशियो देखने को मिलता है इनके जीनोटाइप का। ठीक है, तो ये था उसका पीढ़ी वाइज, उसके जनरेशन वाइज कि हमें क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, क्या क्या अवलोकन किया कि गुण कैसे आ रहे हैं, उनके लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हैं। तो जो कारक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा जोड़ों में ही पाए जाते हैं। सिंगल कारक हमेशा, जो जीन्स होते हैं, जो कारक होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रभावी गुण होता है, जो लंबा होना जो दिखा रहा है, उसे हम
डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, ठीक है। और जो बोने का गुण है, बोने पौधे का जो कारक है उसको हम करेंगे स्मॉल टी से, इसको डिनोट करेंगे, प्रदर्शित शो करेंगे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जो कारक होता है किसी भी गुण का, किसी भी लक्षण का, किसी भी कैरेक्टर का, जो भी शो करने वाला उसका कारक है, जिन्स है, वो हमेशा जो गुणों लक्षणों का जो कारक जिन्स वो हमेशा जोड़ों में पाया जाता है, कभी अकेला नहीं पाया जाता। तो जो प्रभावी गुण जो ऊंचा होना जो है उसको हम कैपिटल टी से शो कर रहे हैं। जो बोना है, बोना गुण है, बोना लक्षण है, उसे हम स्मॉल टी से शो कर रहे हैं, तो ठीक है। तो जो संकर पौधे F1 जनरेशन में बनेंगे वो क्या होगा, इस जो कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेंगे। अगर शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और जो शुद्ध बोने प्राप्त होंगे उसे स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने F1 जनरेशन में जब हम बात करते हैं तो F1 पीढ़ी में हमने बताया आपको कि जो पौधे थे वो कैसे हमें पूरे जो जितने भी थे वो पूरे लंबे दिखाई दिए, हमें जितने भी ऊंचाई में लंबे पौधे दिखाई दिए ना, तो वो क्या थे, वो दूसरे गुण को दबा दे रहे हैं। तो इससे क्या नियम हमको देखने को मिला, जो वंशागति का नियम, अनुवांशिकता का नियम हमने पढ़ा है मेंडल का, उसका जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इस प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से हमें देखने को मिल रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, क्या कि इसमें ऊंचाई वाले जो गुण हैं वो बोने वाले गुण को, लक्षण को दबा दे रहे हैं, तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को मिला। जब हम F2 जनरेशन में गए, जब F1 जनरेशन के जो पौधे हैं, उनकी संतानें हैं, उनमें जब वो स्वपरागण की क्रिया हुई, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो पौधे आए, जो संतान आई, उसमें हमने देखा कि जो शुद्ध बोने पौधे भी हमें देखने को मिले। तो मतलब क्या था, बोने पौधे का जो गुण था, जो लक्षण था, बोना होना जो लक्षण, जो कारक है, वो प्रेजेंट है, उपस्थित थे, पर वो शो कब हुए, हमें F2 पीढ़ी में, मतलब कि वो बिना कुछ प्रभावित हुए जो युग्मकों की शुद्धता है वो बनी रहती है, वो नेक्स्ट पीढ़ी में शो होती है, मतलब कि पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। जब हमने पढ़ा था वंशागति का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक संक्रिय संकरण के प्रयोग के परिणाम से जो हमें नियम प्राप्त हुए हैं वो है प्रभाविता का नियम और है पृथक्करण का नियम, मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। तो मैंने भी इस प्रयोग के एक्सपेरिमेंट से आपको बताया कि प्रभाविता का नियम हमें कहाँ शो हो रहा है, जब F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में हमें शो हो रहा है, जब वो पहला गुण दूसरे गुण को दबा दिया, दूसरे गुण पर हावी हो गया, खुद प्रभावित हुआ और दूसरे को अप्रभावी बना दिया, मतलब कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन हमें देखने को मिलता है F2 जनरेशन में, जब जो बोना होने का जो लक्षण है, बोने प्रवृत्ति जो है पौधों की, वो जब वो उपस्थित थी, बट वो शो कब हुई, F2 जनरेशन में, ठीक है। जो बोना होने का गुण कब हुआ, F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में हमें दिखाई दिया, मतलब कि युग्मकों की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हमेशा बनी रहती है, और जो दूसरे पीढ़ी F2 पीढ़ी में हमें दिखाई दी। तो ये था पृथक्करण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। इस तरह उसके नियम, इन प्रयोगों के आधार पर उनके नियम की भी पुष्टि होती है, उनके नियम भी स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था F2 जनरेशन तक। अब F2 जनरेशन में अब आगे देखते हैं, तो उसमें फिर से स्वपरागण की क्रिया होती है और F3 जनरेशन आती है। तो हमने एक संक्रिय क्रॉस मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ रहे हैं, जो मेंडल के प्रयोग में हमें दो पढ़ने हैं, एक संक्रिय क्रॉस और द्विसंक्रिय क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड हम पहले पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने क्या किया, मेंडल ने एक गुण को लेकर, एक विपर्याय या फिर विपरीत लक्षणों को लेकर जो उन्होंने प्रयोग किए वो है मोनोहाइब्रिड, माने एक संक्रिय, एक ही गुणों को लेकर कर रहे हैं, तो एक संक्रिय हुआ ना। फिर उसने बहुत सारे प्रयोग किए मेंडल ने, ठीक है। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे ऊंचाई में भिन्नता, देख रहे हैं ना, ऊंचाई में भिन्नता मीन्स पौधों के अलग अलग ऊंचाई में उन्होंने क्या प्रयोग किए थे। तो जो क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड कॉज इन्वॉल्विंग हाइट ऑफ प्लांट्स। तो मैंने आपको बता दिया कि इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रयोग में उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, क्या क्या उनके परिणाम थे, ठीक है। तो वो हमने देखा और उनके प्रयोगों से
हम एक कैसे नियम, उनके प्रयोगों से जो उन्होंने जो परिणाम प्राप्त हुए उन्हीं के आधार पर ही नियम दिया था, उनकी नियम की पुष्टि भी उनके प्रयोगों से ही हो रही है। जैसे कि हमने प्रभाविता के नियम को भी अभी समझा और पृथक्करण के नियम को भी देखा इस प्रयोग के आधार पर। तो ये था ऊंचाई में भिन्नता। इसको हम क्रॉस करके और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ऊंचाई में भिन्नता में हुआ लंबाई को लेकर करते हैं ना, तो ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा है, उसका क्रॉस कराएंगे बौना पौधे से। ठीक है, ऊंचाई में भिन्नता में एक लंबा पौधा लेंगे, ठीक है, बौना पौधा लेंगे। अब लंबा पौधा को हम, उसका कारक क्या हो जाएगा, उसका कारक हो जाएगा जो जीन्स उसमें जो प्रेजेंट होंगे, जोड़ों में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो टी टी कैपिटल टी से उसे डिनोट करेंगे और कैपिटल टी टी उसका रहेगा लंबे पौधे का कारक, लंबे पौधे का जीन्स, और स्मॉल टी को डिनोट करेंगे बौने पौधे के लिए। तो स्मॉल टी टी रहेगा बौने पौधे का कारक या फिर जीन्स। अब इन दोनों का हम कराएंगे कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण जिसे पर परागण भी कहा जाता है। ठीक है, इनका कृत्रिम परागण करते हैं तो क्या मिलता है हमें, संकर लंबे पौधे। इसे कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। कैपिटल टी मीन्स लंबा का गुण है और जो बौने पौधे का गुण है वो है स्मॉल टी। ठीक है, तो जब हम दोनों का क्रॉस कराएंगे, पर परागण कराएंगे, तो F1 जनरेशन में जो मिलेगा वो क्या मिलेंगे, मैंने बताया था F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, संकरित लंबे पौधे हैं। ठीक है, क्योंकि वो संकरण से मिले हैं, हाइब्रिडाइजेशन से मिले हैं, तो संकर लंबे पौधे हैं F1 पीढ़ी के। तो क्या हुए, सभी लंबे पौधे हैं। अब क्या होती है, अब इसमें स्वपरागण की क्रिया होने देते हैं। स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण की क्रिया होने से क्या होता है, शुद्ध लंबा F2 जनरेशन में क्या मिलेगा, शुद्ध लंबा मिलेगा, संकर लंबा मिलेगा जो संकरित है, और शुद्ध बौना, जो कि मैंने आपको बताया था कि अब F1 जनरेशन निकल गया, जो प्रभाविता का नियम था, मतलब कि लंबे पौधे ने दबा दिया बौने पौधे का गुण, तो उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हो गए। F1 जनरेशन क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं स्वपरागण। स्वपरागण में हमने देखा F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में हमने देखा था कि 25% लंबे पौधे थे और 25% बौने पौधे थे। तो उसको भी हम 3:1 का हमने देखा था उसका। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वपरागण F2 जनरेशन थी उसमें क्या होता है, जब उसको जीनोटाइप में देखते हैं, उसका जीनोटाइप में, तो शुद्ध लंबा था 25%। ठीक है, 25% था शुद्ध लंबा। जो संकरित लंबा होगा वो 50% और जो शुद्ध बौना होगा वो कितना होगा, 25%। मतलब कि इसमें 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 का हमें जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो शुद्ध लंबा को आप फिर से टी डिनोट करेंगे, संकरित लंबा को टी और शुद्ध बौने को आप करेंगे स्मॉल टी से। ठीक है, ये उसका कारक है, वो उसका जीन है। तो इसका कितना पार्ट होता है, 1/4, इसका पार्ट होता है 2/4, इसका होता है 1/4, ये इसका इतना पार्ट होता है। ठीक है, ये था हमारा F2 जनरेशन, जिसमें हमने देख लिया कि कैसे पौधे प्राप्त हुए, कितने हुए, कितने अनुपात में प्राप्त हुए। इसके बाद अगर उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, उसके बाद होती है, तो उसके बाद इसमें जो होगा शुद्ध लंबे पौधे में होगा, वो हमेशा शुद्ध लंबा ही पौधा प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें जो परागण की क्रिया होगी, स्वपरागण की क्रिया होगी, वो शुद्ध लंबा ही इससे प्राप्त होगा। अगर इसका होगा तो इसमें होगा, इसके में जो होगा उस 75%
लंबा और 25% बौना पौधा प्राप्त होगा। अगर संकरित लंबे वाले में स्वपरागण की क्रिया कराते हैं और शुद्ध बौने में कराएंगे तो शुद्ध बौना ही पौधा प्राप्त होगा। ये हम जो लास्ट वाली लाइन लिखे हैं वो F3 जनरेशन के लिए है, ठीक है, F3 जनरेशन के लिए है। तो हम F2 जनरेशन तक का मेजरली मैक्सिमम देखते हैं, तो F2 जनरेशन तक की बात करते हैं। पर अगर नेक्स्ट F3 जनरेशन की बात करें तो उसमें भी फिर स्वपरागण की क्रिया होती है। तो स्वपरागण क्रिया अगर शुद्ध लंबे वाले में हो रही है तो उसे हमें हमेशा शुद्ध लंबा पौधा ही प्राप्त होगा। संकरित लंबे वाले की बात करें उसमें स्वपरागण क्रिया F3 जनरेशन आती है तो उसमें 25% लंबा पौधा प्राप्त होगा और 25% बौना पौधा प्राप्त होगा। शुद्ध बौने पौधे की बात करें तो शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा हमें हमेशा, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन में हमने क्या देखा था, पृथक्करण का नियम, मतलब कि जो शुद्ध बौने का गुण हमें F2 जनरेशन में नहीं मिला, मतलब कि जो युग्मकों की शुद्धता है वो बनी रहती है, जो हमें F2 पीढ़ी में देखने को मिली, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है हमें देखने को मिला F2 जनरेशन, मतलब पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक संकरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमने ऊंचाई में भिन्नता को पढ़ा है, इन्वॉल्विंग ऑफ हाइट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग हाइट्स ऑफ प्लांट्स मोनोहाइब्रिड। तो ये था एक संकरी क्रॉस था ऊंचाई में भिन्नता के लिए, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। इससे आप इस डायग्राम से इससे शो करके आप पढ़ समझ सकते हैं और अच्छी तरह से कि ये प्रयोग में उन्होंने हमें क्या ऑब्जर्व किया और क्या समझाने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड इन्वॉल्विंग हाइट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वैसे ही उन्होंने और प्रयोग किए थे कलर को लेके और उन्होंने इस पौधों में रिलेटेड जो उन्होंने पढ़ाया है उसे एनिमल्स में भी ट्राई किया, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे का टॉपिक्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।